नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। मैं मंजू बुर्डक लेके आई हूँ आपके लिए एक लेक्चर जो है कक्षा 12 की ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट में चैप्टर सेकंड विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट क्वेश्चन सहित फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसको आप अगर जिसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा। सेकंड चैप्टर हम 2 वीडियोज में पढ़ेंगे क्योंकि यह बड़ा चैप्टर है। तीसरे वीडियोज में हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। मानव जो है उसने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन की काफ़ी चर्चाएं हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ली है। तीव्र गति से परिवर्तन किया है विश्व में, लेकिन आज भी विश्व की बात करें तो कई जनजातियां आदिम ढंग से भी जीवन यापन कर रही है। आदिम ढंग, निवास स्थान शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है ये जनजातियाँ। इनका निवास स्थान शीत प्रदेशों में है, घने जंगलों में, उष्ण और शुष्क मरुस्थलों में, घास के मैदानों में या फिर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास स्थान है। अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़, पशुचारण व आदिम ढंग की कृषि करते हैं। आदिम ढंग की कृषि से आप समझते होंगे कि स्थानांतरित जो कृषि है, जो आदि मानव करता था या आज भी ये जनजातियां करती है, जैसे कि एक जंगल को, एक जगह से कुछ एरिया को साफ किया, जलाया पेड़ पौधों को और वहाँ सफाई की 2-3 साल, जब तक वहाँ अच्छा उत्पादन हुआ कृषि की, और फिर आगे बढ़ गए। फिर कहीं दूसरी जगह ऐसे ही पेड़ों को जलाया, साफ किया और उस ज़मीन को कृषि योग्य बनाया। 2-4 साल वहाँ कृषि की, अच्छा उत्पादन हुआ कृषि की, और फिर छोड़ के आगे निकल गए। ऐसा कुछ अभी भी यही चल रहा है इन जनजातियों में। पशुचारण करते हैं, ये घुमक्कड़ होते हैं, मतलब इनका कोई स्थायी घर नहीं होता। बहुत कम जनजातियाँ स्थायी घर बना के रहती है। और आखेट करते हैं, जो मुख्य काम जनजातियों का आखेट है, और खाद्य संग्रहण भी करते हैं। ये सब अर्थव्यवस्था का आधार है इनका। सूचक क्या सूचना है इनकी, क्या सूचक है इनके? विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल का मानव व पर्यावरण के बीच संबंध। ये किस चीज़ के सूचक हैं? विभिन्न प्राकृतिक दशाओं, जो प्रकृति की जो दशाएं हैं, प्रकृति ने जो दशाएं दे रखी है, दशाएं उपलब्ध करा रखी है, उस वातावरण में प्राचीन काल का जो मानव था और पर्यावरण के बीच जो संबंध होते थे, उस चीज़ की सूचना ये आज भी देते हैं। नेक्स्ट, प्रतिनिधित्व करते हैं ये सामाजिक व सांस्कृतिक समूहों का, न सिर्फ जैविक समूह का। समझ में आया? ये प्रतिनिधित्व सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों का करते हैं। एक जैविक समूह है नहीं है, ये अपनी सामाजिक और संस्कृति को आज भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन समूहों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियां इस टाइम कौन सी है, कहाँ उनका क्षेत्र है, कैसा उनका खान पीन रहन सहन है, क्या उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान लगाकर 2-4 बार आप इस वीडियो को अच्छे से सुने। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार बुक में से चैप्टर को रीड करें, और फिर अगर दोबारा आपको टाइम मिलता है रिवाइज करने का तो आपको वीडियो अगर टाइम ज़्यादा मांग रहा है तो स्पीड से देख सकते हो आप, पर 1-2 बार इसको अच्छे से, जैसे मैंने डाला है वैसे ही देखिए, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर लर्न हो जाए। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इसका फर्स्ट बिंदु में मैंने डाला है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी।
विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं उनमें प्रमुखतया एस्किमो और सैमोइड्स जनजातियां पाई जाती है। याद रखने के लिए बच्चों आप एस्किमो और सैमोइड्स ये ध्रुव से याद रख लो आप। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री की बात करें तो उसके आसपास पिग्मी, सेमांग व सकाई रहते हैं। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो वहाँ बुशमैन रहते हैं। उष्ण कटिबंध घास क्षेत्रों की बात करें तो मसाई व बद्दू रहते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध घास क्षेत्रों की बात करें तो खिरगिज, और दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में भील रहते हैं। गोंड, संथाल, मीणा, नागा व अन्य जनजातियां भी दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। याद करने के लिए बच्चों इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, आप अच्छे से थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान लगा के सुनिए ताकि आपको याद रह जाए। कुछ भी चीज़ याद करने के लिए अपन इसको अगर व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करें तो ये लंबे टाइम याद रहता है। तो मैंने जो भी आपको याद करने का जो तरीका बता रही हूँ वो ऐसे ही मेरा बनाया हुआ है, ऐसा वो आपको कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे याद कीजिए। पर अगर ये याद नहीं रह रहे हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ से बिलोंग कर रही है तो आप थोड़ा सा इसको ट्रिकली लीजिए। एस्किमो और सैमोइड्स ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं। तो आप एस्किमो से मतलब ये जो शब्द है एस्किमो, इसको आप मतलब आइसक्रीम का मिलता जुलता रूप ये शब्द ऐसे आप बना सकते हो। हाँ, आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। और सैमोइड्स मतलब सैमोयड्स, ये अपन बच्चों को बोलते रहते हैं बेटा अपने मारवाड़ी भाषा में, बेटा बाहर मत जाओ, सी में बाहर मत जाओ, सी है बाहर, सी में बाहर मत जाओ, सैमोइड्स। तो ये दोनों ध्रुवीय। विषुवत रेखा की बात करें तो पिग्मी, पर्टी, ये पी से आप ऐसे कर सकते हो, पी वो इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट वाला पी, तो पी गमी, पर्टिकुलर जहाँ गर्मी होती है विषुवत रेखा, पिग्मी वहाँ है। सेमांग मतलब ये सेमांग का आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि वहाँ है कि सीम मतलब विषुवत रेखा पे बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, हर चीज़ में सीम होती होगी वहाँ, क्योंकि वहाँ तो डेली बारिश होती है। तो सीम आ गई हो जहाँ, सीम, सेमांग हर अंग में जहाँ सीम हो, सेमांग। सकाई मतलब जहाँ काई जम गई हो, ऐसे करके आप विषुवत रेखा की इन जनजातियों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल, इसमें है बुशमैन। उष्ण एक तरफ से उष्ण है और फिर शुष्क भी है। कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका का मरुस्थल है ये, और एक उष्ण है और शुष्क भी है, ये दोनों हैं। तो आप ऐसे रख लो याद इसको, नॉर्मल अगर आप ऐसे याद रखो कि अपन बोलते रहते हैं कि ये चीज़ तो धूप में या गर्मी की वजह से बुस गई, खराब हो गई, बुस गई, तो आप ऐसे याद रख लो ना इसको कि बुशमैन है ना बेचारे, वो उष्ण उस ताप में, और वो शुष्क न कोई आर्द्रता है वहाँ, तो उस मरुस्थल में बुसने थे ही, तो आप ऐसे याद रख लो। फोर्थ है उष्ण कटिबंध घास क्षेत्र, उष्ण कटिबंध घास क्षेत्र, तो वहाँ है मसाई और बद्दू। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे उष्ण कटिबंध मतलब वही गर्म वाला घास क्षेत्र है, तो क्या कि बद्दू घास जो गर्मियों में जो पशु चरते रहते हैं बेचारे, तो पशु क्या मानव जितना इंटेलिजेंट है क्या? वो थोड़ा तो बुद्धू है ही ना। तो आप ऐसे कर लो, घास कौन चरते हैं? पशु। तो घास क्षेत्र, उष्ण कटिबंध में जो घास क्षेत्र हैं वहाँ हमारे अपने ये बुद्धू पशु चरते हैं, ऐसे याद रख लो। और मसाई को आप याद रखने के लिए, मैं किसी पर्टिकुलर कोई जाति की बात नहीं करना चाहती, फिर भी बस एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। मसाई की कसाई जो होते हैं वो बकरियों का व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, बकरियों का व्यापार करते हैं। तो मसाई को आप कसाई से जोड़ सकते हो कि मतलब जो बकरियां वगैरह है और ये बुद्धू यानी जो पशु वगैरह हैं ये सब कहाँ चरते हैं? ये बकरियां वगैरह ये मरुस्थलों में होते हैं, मरुस्थलों में। तो उष्ण कटिबंध
मरुस्थल जो गर्म वाले मरुस्थल हैं, ऐसे कर लो, वहाँ उष्ण कटिबंध के जो घास के मैदान है वहाँ ये पशु और बकरियां वगैरह आ रही है सब चढ़ते हैं, ऐसे याद रख लो। समशीतोष्ण कटिबंध की बात करो आप, तो वहाँ भी घास क्षेत्र की बात हो रही है। समशीतोष्ण है, लेकिन शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण दोनों मिक्स हैं वहाँ, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, मीडियम है सब, तो शीत और उष्ण दोनों है। वहाँ के जो घास क्षेत्र हैं वहाँ है खिरगिज। खिरगिज को आप खरगोश से याद रख लो। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि खरगोश यहीं रहते हैं, खरगोश बाकी अन्य ध्रुवों पर भी रहते हैं, 0 डिग्री के आसपास भी रहते हैं, ये जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ भी हैं। अलग अलग नस्ल है खरगोश की, लेकिन ये खिरगिज है। खिरगिज को आप खरगोश से जोड़ सकते हो, ऐसे याद रख लो कि खरगोश बेचारा मासूम सा है, वो न सर्दी में रह सकता न गर्मी में रह सकता, वो जो मीडियम वाले जो है शीतोष्ण कटिबंध उसमें रहेगा और घास खाता है बस, वो ऐसे करके याद रख सकते हो। दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में कौन सी जनजातियाँ? दुर्गम पठारी, जहाँ दुर्गम नहीं जा सकते आसानी से, वो वाले पहाड़ और पठार, वहाँ रहते हैं भील, जो अपने यहाँ राजस्थान में भी पाए जाते हैं, गोंड, संथाल, मीणा, नागा और अन्य जनजातियाँ। ये आप ऐसे याद रख लो। इस अध्याय में हम सारी जनजातियाँ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एस्किमो, बुशमैन, विश्व की बात करें तो एस्किमो और बुशमैन, ठीक है। और भारत की बात करें तो भील और गोंड के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट एस्किमो। सबसे पहले एस्किमो के बारे में पढ़ते हैं। एस्किमो याद रखने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, आइसक्रीम जो ठंडी होती है ज़्यादा, जो कि आजकल कोरोना काल में हमारी सबकी बंद हो रखी है। एस्किमो जिसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाना। अगर शाब्दिक अर्थ क्वेश्चन आ सकता है कि एस्किमो का मिलते जुलते 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि शाब्दिक अर्थ बताओ, तो आपको करना है या तो कच्चा मांस खाना या फिर बर्फीले प्रदेश का निवासी होना। ये दोनों ही अर्थ शाब्दिक अर्थ में एस्किमो के माने गए हैं। आजीविका की बात करें तो आखेट जो मुख्य है, मछली पकड़ना और संग्रहण करना, ये इनकी आजीविका है। और एस्किमो जनजातियाँ मंगोल प्रजाति से है। प्रजाति कौन सी है एस्किमो की? मंगोल। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2018 में फर्स्ट ग्रेड के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में पूछा गया था। एस्किमो जनजातियाँ किस प्रजाति की हैं? यह है मंगोल प्रजाति से। शारीरिक लक्षण की बात करें, त्वचा का रंग पीला भूरा, जो कि मंगोल से हमें साफ दिख रहा है, पीला भूरा। चेहरा थोड़ा सपाट और चौड़ा है। कद इनका मझला है, न ज़्यादा लंबे हैं न ज़्यादा बौने हैं। नाक चपटी है। आंखें गहरी कत्थई और तिरछी हैं। शरीर हष्ट-पुष्ट और मांसल है। निवास क्षेत्र की बात करें तो निवास क्षेत्र इनका आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश में। अलास्का टू बेरिंग जल संधि। आर्कटिक ध्रुव है, ध्रुव पे, और टुंड्रा प्रदेश ये भी ध्रुव है। तो दोनों ये एकदम ठंडे बर्फीले स्थानों पर इनका निवास स्थान है। और अगर स्थान विशेष की बात करें तो अलास्का टू बेरिंग जल संधि जो बहुत लंबा क्षेत्र है, अलास्का जो कनाडा के किनारे पर यूएसए का पार्ट है, और वहाँ से बेरिंग जल संधि पूरा यूरोप का जो उत्तरी ध्रुवीय भाग, रूस का, ऐसे करके बहुत लंबा क्षेत्र जो है। फिर बेरिंग संधि आती है, ये एशिया और अमेरिका महाद्वीप के बीच की जो संधि है वो बेरिंग जल संधि, वहाँ तक का क्षेत्र इनका निवास क्षेत्र है। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो कहते हैं इनको। स्कैंडिनेवियाई ये है यूरोप का ऊपरी जो उत्तरी यूरोप है उनका पार्ट। स्कैंडिनेवियाई कई देशों को मिलाकर कहते हैं, 3-4 देशों को। वहाँ उनको लैप्स कहते हैं। उत्तरी साइबेरिया में इनको सेमोइड्स कहते हैं। याकूत
चकची व तुंग भी उत्तरी साइबेरिया में कहा जाता है। जलवायु की बात करें तो औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। बर्फीली आंधियाँ आती है, कठोर जलवायु है यहाँ, वर्षा भी हिम के रूप में यहाँ होती है। नेक्स्ट, वनस्पति की अगर बात करें तो वनस्पति शैवाल, काई, लाइकेन और रंग बिरंगे फूलों वाली होती है। वनस्पतियाँ कुछ समय के लिए जब ग्रीष्म काल आता है, उस ग्रीष्म काल में शैवाल, काई आदि आते हैं, लाइकेन और रंग बिरंगे फूलों वाले ये वनस्पति पाई जाती है। प्राणी जात की बात करें तो ध्रुवीय भालू, जिसके नाम से पहले ध्रुवीय लगा है तो हमें याद रहने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। लेमिंग है, खरगोश भी है वहाँ, कस्तूरी मृग जो हमारे इंडिया में भी जम्मू कश्मीर जो हिमालय की तलहटी में बर्फीले भागों में रहता है। रेंडियर जिसको कैरीबाऊ कहते हैं, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते, ये बेचारे सब जगह मिल ही जाएंगे। समुद्र में अगर प्राणी जात की बात करें तो सील, व्हेल, सी लॉयन जिसको वालरस भी कहते हैं, ये मछलियाँ जो विशालकाय मछलियाँ हैं वहाँ। एस्किमो जनजातियों के आसपास के एरिया में विशालकाय मछलियाँ हैं, जिनमें सील, व्हेल और सी लायन मुख्य है। आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलापों में जो फर्स्ट आता है वो है एस्किमो के लिए आखेट, यानी कि शिकार करना। एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन आखेट ही है उनका। शीतकालीन आखेट, और शीतकाल में ये लोग इस ऋतु में समुद्र किनारे हार्पून नामक हथियार से शिकार करते हैं सील मछली का। शीतकाल आखेट में मतलब कि इस ऋतु में यानी सर्दियों में जो समुद्र के किनारे जाकर हार्पून नामक एक हथियार है उससे शिकार करते हैं सील मछली का। और माऊपाक और इतुरपार शिकार की विधियों के नाम है वहाँ के। क्वेश्चन आए कि माऊपाक और इतुरपाक हैं तो क्या हैं, ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे आपको, तो ये क्या हैं शिकार की विधियाँ। माऊपाक बोले तो प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा करना, तो वो शायद ऐसे ही कुछ जब शिकारी अगर मछलियों का वो इंतज़ार कर रहे होते होंगे तो उस हिसाब से प्रतीक्षा करना। और इतुरपाक जो विधि है उसमें क्या है कि 2 छिद्र होते हैं दोनों तरफ, और जहाँ मछली घुसी हुई होती है उसमें एक छिद्र में चारा डालकर दूसरे छिद्र में मछली को बुलाया जाता है। दूसरे साथी द्वारा एक साथी एक छेद में दाना डालता है, दूसरा साथी दूसरे छेद में मछली का इंतज़ार करता है और उस पर हमला करके पकड़ लेते हैं। सील मछली की बात करें तो ये सबसे मुख्य जो प्राणी जात है उनमें आता है। उनके लिए एस्किमो का सबसे मुख्य जो है वो है सील मछली। इसकी चर्बी अधिक देर तक जलती है। इसके कारण, प्रमुख होने का कारण बताऊं तो इसकी चर्बी जो है वो अधिक देर तक जलने वाली होती है, ताप भी ये अधिक देती है और भोजन तो देती ही है। इस सील मछली की मांस खाने में, खाल कपड़ों के लिए या फिर ये तंबू बनाते हैं, हड्डियाँ जो वो गाड़ी होती है इनकी स्लेज गाड़ी वो बनाते हैं हड्डियों से, और तांत जो एक धागे के रूप में होता है वो भी सील मछली से प्राप्त होता है। बसंतकालीन आखेट, ये पढ़ा था हमने शीतकालीन आखेट, अब है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट की बात करें तो इस आखेट को उत्तोक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है उत्तोक। कुत्तों की मदद से ये आखेट किया जाता है, तो याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी शायद, क्योंकि इसमें शब्द आया कि कुत्तों की मदद से, तो उत्तोक
कहीं ना कहीं ये शब्द मिलते जुलते हैं। कुत्तों की मदद से करने वाला आखेट उत्तोक, जो कब होता है, वसंतकालीन आखेट का दूसरा नाम है उत्तोक। एक शब्द आया कयाक। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पढ़ते हैं, कयाक क्या है, कैरिबो क्या है। कयाक चमड़े की बनी नाव, इस समय परिवहन के काम में लिया जाता है। चमड़े की एक बनी हुई नाव होती है जो बसंतकालीन आखेट जब किया जाता है, इनके द्वारा जो शिकार किया जाता है उस समय एक नाव काम में लेते हैं। ये जो चमड़े की बनी हुई होती है परिवहन के लिए काम में लेते हैं। ये खासकर ये सील मछली का जब शिकार करते हैं उस समय तो उसको कयाक बोलते हैं। किसको, वो जो बड़ी सी नाव परिवहन के लिए काम लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कयाक। दूसरा शब्द आया कैरिबो। ये क्या है, कैरिबो मतलब बारहसिंगा, जो अपने यहाँ बारहसिंगा बोलते हैं, हम पढ़ते हैं। बारहसिंगा का ही दूसरा नाम वहाँ कैरिबो है, जिसका शिकार धनुष बाण से किया जाता है। जिसका शिकार धनुष बाण से किया जाता है। संपत्ति व सामाजिक स्तर का जो मापदंड है वो है रेंडियर। जैसे कि हमारे वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, वैदिक काल में गाय जो हमारी माता है, पूजनीय पशु है हमारा, उसको हम एक वैदिक काल के जो लोग थे, प्राचीन काल के, वो सामाजिक स्तर का मापदंड तय करते थे। किस आदमी के पास कितनी गायें हैं उससे उसका स्तर का पता लगता था। उसी तरह से एस्किमो जनजाति में संपत्ति और सामाजिक स्तर का पता या मापदंड करने के लिए पशु है रेंडियर। भोजन वहाँ कच्चा मांस खाया जाता है, जिनका स्रोत है सील, व्हेल या सीलोइन मछलियाँ। ये तीनों मछलियाँ और इनका कच्चा मांस ही वहाँ खाया जाता है। वस्त्र की बात करें तो कैरिबो जो अभी पढ़ा हमने बारहसिंगा की खाल से, सील मछली व ध्रुवीय भालू के समूर से, ध्रुवीय भालू की जो खाल होती है वो बालों वाली, उसको बोलते हैं समूर, उनसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। तीमियाक वस्त्रों के नाम हैं, तीमियाक, अनोहाक आदि। तो तीमियाक क्या है, तीमियाक है जर्सी नुमा बाहेंदार वस्त्र। एस्किमो का जर्सी नुमा बाहेंदार जो वस्त्र है वो है तीमियाक। अनोहाक भी एक वस्त्र है जो इस जर्सी नुमा के ऊपर पहना जाता है। कार्मिक या मुकलुक्स यह है सील की खाल से बने जूते। तो बात आए कार्मिक क्या है वहाँ, तो कार्मिक आप ऐसे ले सकते हो, अपन बात करते हैं नॉर्मल वेज में कि कार्मिक लोग, कार्मिक मतलब जो हार्ड मेहनत करने वाले, तो उनको जूते तो थोड़े मजबूत चाहिए ही ना। जो काम मेहनत करेगा, जो हार्ड मेहनत करेगा, उसको कम से कम जूते तो अच्छे वाले चाहिए। तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, मुकलुक्स। ये भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि आज के टाइम सबसे मेन हो गया कि मेरे जूते कैसा लुक्स दे रहे हैं, कैसा लुक्स दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। निवास गृह, निवास गृह की बात करें तो उनका मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों से बना होता है और साथ ही खालों से भी। शीतकाल में जो बर्फ का मकान होता है उनका वो इग्लू कहलाता है। शीतकाल में जो बर्फ का मकान बनाते हैं उसको इग्लू कहते हैं। कर्मक, अभी बात आई थी कार्मिक की, जूता कार्मिक, अब है कर्मक। व्हेल व लकड़ियों से बना, व्हेल मछली की खाल और लकड़ियों से बना जो घर होता है उसको, जो कि 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट ऊपर उठा होता है, उसको कहते हैं कर्मक। आप कंफ्यूज मत होना, कार्मिक अभी अपन जूतों से बात की थी कि कार्मिक को अच्छे वाले जूते, मजबूत वाले जूते पहनने पड़ेंगे। कर्मक को आप ऐसे याद कर लो, कर्मक ये तो कर्म मतलब हम जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं वो अपने घर से सीखते हैं। सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, अपन घर से सीखते हैं, अपने बड़ों को देख के सीखते हैं कि हमें आगे चल के अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, वो सब वहाँ से तय होता है। तो ऐसे करके आप याद कर लो। तंबू, ग्रीष्म काल में शिकार के लिए ये तंबू भी बनाते हैं जो अस्थायी होते हैं और जगह चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है यंत्र और उपकरण कौन कौन से काम में लेते हैं ये लोग। तो यंत्र और उपकरण की बात करें तो कयाक होता है एक, तो जो चमड़े से बनी नाव,
उमियाक बड़ी नाव जो खासकर व्हेल के शिकार के दौरान काम आती है। हार्पून भालानुमा हथियार जो सील मछली का शिकार करने के काम आती है। और स्लेज एक बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी, बिना पहियों वाली गाड़ी जिसे या तो कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। ये 4 वहाँ के गाड़ियाँ यंत्र ये हैं, कयाक, उमियाक, हार्पून, स्लेज। अच्छे से देख लेना बच्चों इनको। अब पढ़ेंगे अपन समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति की बात करें तो जीवन इनका घुमक्कड़ है, छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं और ये पितृवंशीय समाज है। पितृवंशीय समाज है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित, ये काम खराब है इनका। यहाँ बहुपत्नी प्रथा आज भी प्रचलित है और जादू टोना में विश्वास करते हैं। भाषा है इनकी एल्यूट। वातावरण समायोजन की बात करें, मानव जीवन की कल्पना से परे ये कठोर जलवायु में वातावरण आज भी उस मतलब मानव जीवन की कल्पना से परे कि मानव जीवन हम सोच भी नहीं सकते कि उस जलवायु में कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ ये इस कठोर जलवायु में वातावरण समायोजन दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। अर्थात ये इनका जो वातावरण समायोजन जो दक्षता है, इनकी क्षमता है, वो बहुत ही अनूठा उदाहरण है। क्योंकि ये मानव जीवन, एक मानव, साधारण मानव तो कल्पना भी नहीं कर सकता इस कठोर जलवायु में रहने की। हिम का इग्लू निवास स्थान, स्लेज गाड़ी, बर्फ पर ये मतलब समायोजन कैसे करते हैं, ये समायोजन के बारे में बताया हुआ है कि हिम पर मतलब सर्दियों में जो घर होता है इनका हिम का बनाया हुआ, वो इग्लू घर बनाते हैं। स्लेज गाड़ी काम में लेते हैं। बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है और उनसे उत्पन्न जो चमक मतलब चकाचौंध होती है आंखों में, उससे बचने के लिए एक आंख कवच को भी ये उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आज के टाइम जो संस्कृति है उनसे कैसा संपर्क है इनका, तो 1960 के पश्चात यूरोपियन व अमेरिकन लोगों से इनका संपर्क बढ़ा है। आग्नेय अस्त्रों अर्थात आग्नेय अस्त्रों तो हम बोलेंगे कि अग्नि के द्वारा संपन्न जो कहीं ना कहीं आग का स्फोट हो, जिनको आग्नेय स्रोत अस्त्र जैसे कि तोप, बंदूक आदि का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे करने लगे हैं। 1960 के बाद की बात है ये। मोटर चालित नाव है आज उनके पास, काम में लेने लगे हैं। स्नो स्कूटर जो स्लेज गाड़ियाँ वगैरह हैं बर्फ़ पर चलने वाली, उनकी जगह स्नो स्कूटर का प्रयोग कर रहे हैं। और फर व समूर के व्यापार, जो अभी हम भालू की बात कर रहे थे, तो उसका जो चमड़ा है बालों वाला समूर, उनको व्यापार से मुद्रा मिलने से पहनावे और रहन सहन में बदलाव आया है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनसे जनसंख्या में वृद्धि हुई है। संभावना है कि 21वीं सदी में जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। संभावना ऐसे लग रही है कि 21 की जो सदी है उसमें जनजातीय जो परिवेश है वो नाम मात्र का मतलब ऐतिहासिक रह जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उनमें काफ़ी बदलाव हो रहा है। अब अपन आगे नेक्स्ट बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। बुशमैन 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, मैन तो आप यही याद रख लो, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहती है ये जनजाति 20,000 वर्षों से। अन्य नाम इसके बुशमैन के अलावा सोन, रव्वी व बसारवा भी है। मुख्यतः आखेट व खाद्य संग्रहण इनका मुख्य आखेट व खाद्य संग्रहण इनका मुख्य कार्य है। कद इनका नाटा है, जबड़ा व होठ थोड़े बाहर निकले हुए हैं। निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं। इनकी प्रजाति कौन सी है? निग्रिटो। जबकि अभी एस्किमो पढ़ा था हमने, उनकी मंगोल। ठीक है, निग्रिटो जनजाति। निवास क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका मैदान में महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से
24 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के मध्य है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये दक्षिण अक्षांशों की बात कर रहा है, 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक के मध्य में बेचुआना लैंड, ये भी नाम याद रखना बच्चों, बेचुआना लैंड में स्थित है। वर्तमान में कालाहारी मरुस्थल व उपोषण घास के मैदान में ये रह रहा है, कालाहारी मरुस्थल और उपोषण घास के मैदानों में, क्योंकि ये बात हो रही है 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश की, तो उपोषण तो 23 डिग्री तक ही है ना उष्ण तो। ठीक है, देशों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। देखिए बच्चों, देशों के नाम याद रखने के लिए आप एक बार अपनी बुक में इसका मैप जरूर देख लेना, उसमें दिया हुआ है, अफ्रीका का मैप दिया हुआ है और उसमें डायरेक्ट आपको ये कालाहारी मरुस्थल डाला हुआ है, वहाँ दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश स्थित हैं। जलवायु की बात करें तो जलवायु वर्षा औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ, तापमान अधिक है वहाँ का, और जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। मरुस्थल का धरातल है वहाँ जो भी उबड़ खाबड़ है, निवास क्षेत्र में कंटीली झाड़ियाँ और घास के मैदान हैं, और त्यामा, जो आज अपन तरबूज खा रहे हैं ना, इस दौरान तो सभी खा रहे हैं, वो त्यामा नाम है, त्यामा बोलते हैं वहाँ उसको, जल पूर्ति के लिए मानव और पशु दोनों को चाहिए होता है। प्राणी जातों की बात करें तो हिरण, स्टेन, वॉक, ग्नू खरगोश, देखो खरगोश यहाँ भी आ गया, ये दूरवे पर भी था, यहाँ ग्नू खरगोश है, जिराफ, लकड़भग्गा, सियार, शुतुरमुर्ग, जेबरा, जंगली बिल्ली और वनबिलाव। शुतुरमुर्ग बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो अंडा है इस दुनिया का, वो है शुतुरमुर्ग का। आपने इसका कहीं अगर चित्र देखा है बच्चों तो यह है कोई ऊंट जो होता है केमल, उतना बड़ा पक्षी है, ये सबसे बड़ा अंडा देता है, और ये फ्लाईलेस है, मतलब उड़ नहीं सकता, पक्षी है पर ये उड़ेगा कहाँ से बेचारा, ऊंट जितना बड़ा, कल्पना करो आप। जेब्रा और जंगली बिल्ली, वनबिलाव, ये वनबिलाव कहीं सुना है आपने नाम? वो महाराणा प्रताप वाला नहीं है क्या? वनबिलाव, जब घास की रोटी वन बिलावड़ा ले भागा, तो वही है ये वनबिलाव। ये सब कहाँ हैं? कालाहारी मरुस्थल में, बुशमैन जहाँ रहते हैं उनके आसपास के प्राणी जात। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र में, कौन से मरुस्थल में है, तो ये भी कालाहारी मरुस्थल में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप की अपन बात करें तो आखेट, वही आखेट यहाँ है, बुशमैन मूल रूप से आखेटक है। शिकार वो तीर कमान और भाले से करते हैं। भोजन उनका सैर व बक्सी है, मतलब ये शाकाहारी भी हैं तो मांसाहारी भी हैं। आदि बहुत ज़्यादा खाते हैं ये लोग, आधी भेड़ एक साथ ही खा लेते हैं, आधी भेड़ तो एक साथ ही खा लेते हैं। मतलब बताया गया है कि ये अपनी बुक में इसी चैप्टर में ये दिया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। शिकार मछली, पौधों की जड़ें, बेरी व शहद और भोजन का मुख्य अंग हैं। ये सब क्या है? मुख्य अंग हैं भोजन का। क्या क्या? शिकार मछली, पौधों की जड़ें, बेरी व शहद भोजन का मुख्य अंग। और प्रिय भोज्य पदार्थ की बात करें तो दीमक और चींटियाँ और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। वस्त्रों की बात करें तो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं ये लोग। पुरुष है जो तिकोनी लंगोट पहनता है और स्त्रियां एप्रन और चोंगा। एप्रन, क्या एप्रन ये जो डॉक्टर्स पहनते हैं वाइट वाला चोला, तो क्या ये वहीं से आया है एप्रेन? ये शब्द उस जनजाति से आया है, क्योंकि उसको भी तो एप्रेन बोलते हैं, एप्रेन। निवास गृह की बात करें तो चट्टानी गुफाओं में गुंबदाकार झोंपड़ी
या तो गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं ये लकड़ी वगैरह से, पशुओं की खाल से, और या फिर चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। एक वैर्फ नाम का शब्द आया है वहाँ से, वैर्फ, जो एक झोंपड़ी, एक मतलब गांव टाइप है, जो 8 से 10 झोंपड़ियों के लगभग का एक गांव होता है, जो अल्पकालिक है। अल्पकालिक गांव जो कुछ ही समय बसता है और फिर आगे निकल जाता है, वैर्फ कहलाता है, वैर्फ। औजार और बर्तनों की बात करें तो तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड प्रमुख औजार हैं वहाँ के। शुतुरमुर्ग के अंडों से ये लोग आभूषण और जल रखने वाला बर्तन बनाते हैं। बर्तन इनके पास काफ़ी कम होते हैं क्योंकि ये घुमक्कड़ होते हैं, और शुतुरमुर्ग के अंडों से ये आभूषण भी बना लेते हैं और अपना जल रखने का पात्र भी बनाते हैं। थर्ड है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति की बात करें तो छोटा सा समुदाय है, ये छोटा सा समुदाय रखता है। धार्मिक परंपराओं में केंद्र बिंदु प्रकृति आता है इनके। धार्मिक परंपराओं की बात करें, इनकी कोई भी परंपरा हो, संस्कृति, रीति रिवाज कुछ भी हो इनका, वहाँ सब जगह जगह केंद्र बिंदु जो है वो है प्रकृति। 2 भगवानों को पूजते हैं ये, एक तो पूर्व वाला और एक पश्चिम वाला। जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं। चट्टानों की पेंटिंग, जो चट्टानों में गुफाओं में ये पेंटिंग करते हैं, वो इनकी सर्व प्रसिद्ध है। अंडों के आभूषण बनाते हैं, तीर कमान बनाते हैं, स्कर्ट बनाते हैं, और ये इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। फोर्थ है वातावरण समायोजन। अब इनका वातावरण समायोजन कैसा है? जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना है इनमें, जीवित रहने की खतरनाक वाली चेतना है इनमें। थोड़ा सामान रखते हैं क्योंकि घुमक्कड़ हैं, थोड़ा सामान, कम बच्चों के कारण, बच्चे भी कमी रहते हैं इनके, घूमते रहने के लिए ये आबाद हैं, स्वतंत्र हैं। अग्नि जलाने के लिए भी कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। पशु का शिकार करने के बाद उसका प्रत्येक भाग काम में लेते हैं। अतः बुशमैन वातावरण से बिल्कुल समायोजित हैं, बुशमैन वातावरण से समायोजित हैं। नेक्स्ट, आधुनिक संस्कृति से संपर्क कैसा है इनका? जीवन शैली पर बाह्य प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे। वर्तमान में आखेट के साथ आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं। स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय भी करने लगे हैं, और पहनावे में भी इनके बदलाव आया है। लेकिन बांटू और हॉटेंटॉट ये भी यहाँ की जनजातियाँ हैं। वह यूरोपीय लोगों के आक्रमण से संख्या और क्षेत्र दोनों ही इनके घट रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बुशमैन जनजाति। इससे पहले पढ़ ली एस्किमो। आगे हम जो भील वगैरह है वो आगे पढ़ेंगे। ये वीडियो है वो आज अगर साथ में पढ़ते तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आज इस चैप्टर का आधा पार्ट ही किया है। तो बच्चों, मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए क्लास को यहीं स्टॉप करूंगी। धन्यवाद बच्चों।